तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कंपनी केमिकल्स बनाने का काम करती है और कंपनी की बहुत ही अच्छी मार्केट पोजीशन है। कंपनी बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनाती है जो बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में एज एन इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल यूज करते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के मेन प्रोडक्ट की, तो कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है सोडा ऐश बनाने का। और कंपनी पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने की कंपनी है और साथ ही साथ इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट बनाने की कंपनी है। टाटा सॉल्ट का नाम तो सबने सुना ही है। जो टाटा सॉल्ट्स है उसकी जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो टाटा केमिकल्स ही है। इसलिए आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और फिर बाद में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, अगर हम बात करें टाटा केमिकल्स लिमिटेड की, तो कंपनी मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनाती है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। कंपनी का 4 कॉन्टिनेंट्स में बिजनेस है जहां पे कंपनी अपना सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और ये कॉन्टिनेंट्स हैं अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इन चारों कॉन्टिनेंट्स में काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का है। और जैसे मैंने बात की कंपनी सोडा ऐश बनाने की, तो लार्जेस्ट कंपनी है, 3rd लार्जेस्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया में भी डोमिनेंस है टाटा सॉल्ट का। उसके अलावा बात करें तो अभी 2020 के अंदर कंपनी ने अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट के जो सेगमेंट की जो बिजनेस था उसको डीमर्ज किया है, ताकि कंपनी अपने जो की सेगमेंट है, जो मेन जो कंपनी का काम है, उसके ऊपर फोकस कर सके। और डीमर्जर में कंपनी ने अपने एडिबल कॉमन सॉल्ट की जो ह्यूमन कंजप्शन है, जो खाने वाला नमक होता है, टाटा नमक जो बनाती है, उसको कंपनी ने सेपरेट करके टाटा कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी को दे दिया है। और साथ साथ बहुत सारे स्पाइसेस, फूड के जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी वो भी अब टाटा कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी को शिफ्ट कर दी है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टाटा सॉल्ट्स की यहां पे करती है इसी कंपनी के अंदर टाटा केमिकल्स में, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का जो काम है वो टाटा कंज्यूमर लिमिटेड करती है। और अब कंपनी अपने मेन बिजनेस पे फोकस करती है। और यहां बात करें कंपनी के मेन की सेगमेंट्स की, तो कंपनी 2 टाइप के मेन केमिकल्स बनाती है। उसमें एक है बेसिक केमिकल्स और दूसरे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स। अब अगर हम डिटेल बात करें कंपनी के सेगमेंट वाइज बिजनेस की, तो सबसे पहले हम बात की बेसिक केमिकल सेगमेंट की। यहां से कंपनी को 75% का रेवेन्यू आता है और कंपनी इसके अंदर हाई वॉल्यूम और लो वैल्यू के प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि जो नंबर्स में बहुत ज्यादा बिकते हैं लेकिन उनका प्राइस कम होता है। इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी बेसिक केमिकल सेगमेंट का बनाती है। और यहां बात करें कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स की, तो सबसे मेन प्रोडक्ट है कंपनी का सोडा ऐश। सोडा ऐश के सेल से कंपनी को 56% का रेवेन्यू आता है, यानी कि इस सेगमेंट के सबसे ज्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू है वो सोडा ऐश से आता है। और सोडा ऐश बनाने की जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है बहुत ही जबरदस्त है। 3670 किलोटन पर एनम की कंपनी की सोडा ऐश बनाने की कंपनी है। और इसी वजह से कंपनी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है सोडा ऐश बनाने की पूरे वर्ल्ड वाइड। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट से कंपनी को 4% का रेवेन्यू आता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट की मार्केट की बात करें तो इसमें कंपनी 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी कि 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की। और हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस की, तो इसका यूज होता है फूड एडिटिव्स के अंदर, एनिमल फीड्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है एज एन इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल। उसके अलावा अगला प्रोडक्ट है सॉल्ट। सॉल्ट से कंपनी को 11.5% का आता है और इसके अंदर तो कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। टाटा सॉल्ट जो कंपनी बनाती है उससे काफी अच्छा कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। उसके अलावा अगला प्रोडक्ट है टाटा सीमेंट। टाटा सीमेंट पहले कंपनी नहीं बनाती थी, अभी रिसेंटली कंपनी शुरू करा है, क्योंकि जो कंपनी सोडा ऐश बनाती है उसका जो सॉलिड वेस्ट बचता है उसके थ्रू कंपनी अब सीमेंट बनाती है। और सीमेंट की मार्केट में काफी अच्छा पकड़ कंपनी ने बनाया है। कंपनी का जो अभी मेन प्रोडक्ट है वो है टाटा शुद्ध पीपीसी। और इस टाटा शुद्ध पीपीसी ने गुजरात की मार्केट के अंदर 4% का काफी अच्छा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर लिया है। तो इस तरह से बात करें कंपनी की जो बेसिक केमिकल्स बनाती है उसमें 4 मेन प्रोडक्ट हो गए, सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट और टाटा सीमेंट। चारों ही सेगमेंट की बात करें तो काफी अच्छा मार्केट शेयर और काफी लीडिंग पोजीशन कंपनी इस सेगमेंट के अंदर अपने होल्ड करती है। इसके अलावा दूसरा कंपनी का सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट। और यहां से कंपनी को 25% का रेवेन्यू आता है और इस सेगमेंट के अंदर कंपनी हाई वैल्यू के प्रोडक्ट बनाती है जिसके अंदर काफी ज्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है।
और यहाँ बात करें कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स की, तो इसमें कंपनी एग्रो साइंस के प्रोडक्ट बनाती है सबसे पहले, उसके अंदर कंपनी को 17% का रेवेन्यू आता है। और बात करें एग्रो साइंस के अंदर, तो एग्रो साइंस में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है कंपनी की, और उसका जो मेन रीज़न है वो है कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया के थ्रू कंपनी अपने एग्रो साइंस का बिजनेस करती है। और रैलिस साइंस की बात करें तो 5 मिलियन प्लस फार्मर्स को ये अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। और इंडिया के टोटल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 80% डिस्ट्रिक्ट को कंपनी कैटर करती है। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग पूरे इंडिया के अंदर कंपनी का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग काम है रैलिस इंडिया के थ्रू, जिसके थ्रू कंपनी अपने एग्रो साइंस के प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छा डोमिनेंस रखती है। उसके अलावा अगले प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशनल साइंस के प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन साइंस के अंदर कंपनी ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ सप्लीमेंट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जिसके थ्रू कंपनी आगे फिनिश प्रोडक्ट भी बेचती है। यहां बात करें तो टाटा एनक्यू के नाम से कंपनी अपने इन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रांड करती है, मार्केट करती है, और इनकी भी काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन है। उसके अलावा इस सेगमेंट में कंपनी मटेरियल साइंस के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, और मटेरियल साइंस के अंदर कंपनी बनाती है प्रिसिपिटेटेड सिलिका। और सिलिका की बात करें तो ये रबड़ इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो टायर मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरे जो लोग रबड़ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो इस सिलिका को यूज़ करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट्स। उसके अलावा दूसरा इसी सेगमेंट केमिकल बनाती है कंपनी नैनो जिंक ऑक्साइड। और नैनो जिंक ऑक्साइड की बात करें तो पेंट की इंडस्ट्रीज में, कोटिंग में, एडिसिव्स में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इन इंडस्ट्री के अंदर। और फिर चौथा कंपनी का है एनर्जी साइंस। एनर्जी साइंस के अंदर कंपनी लिथियम इॉन के सेल्स बनाती है, जो कि आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती हैं उसका मेन कंपोनेंट है लिथियम इॉन सेल, और कंपनी अब लिथियम इॉन के सेल बनाती है। इसके लिए कंपनी ने 127 एकड़ की लैंड ली है गुजरात के अंदर, जहां पे कंपनी एक्टिव सेल्स बनाएगी, बैटरीज बनाएगी, और उसकी जो कैपेसिटी होगी टोटल बनाने की वो होगी 10 गीगावाट आवर्स पर एनम। इतने ज़्यादा सेल और बैटरीज कंपनी अपने इस प्लांट के थ्रू बनाएगी। तो कुल मिला के बात करें तो दोनों ही सेगमेंट में, चाहे बेसिक जो केमिकल्स का सेगमेंट है या स्पेशलिटी केमिकल का सेगमेंट है, दोनों ही सेगमेंट में काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी का आज के डेट में है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो जैसे बात की थी कंपनी का 4 कॉन्टिनेंट्स में बिजनेस है, तो कंपनी को सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 65% का। उसके बाद इंडिया से कंपनी को 25% रेवेन्यू आता है, और यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज से कंपनी को 10% रेवेन्यू आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अमेरिका से और बाकी दूसरी जगह से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है। ऐसी अगर बात करें कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन या फ्यूचर प्लान्स की, तो अभी रिसेंटली कंपनी ने 800 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉय की है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में। उसके थ्रू कंपनी बहुत सारे अपने जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाह रही है। उसमें है सोडा ऐश, सॉल्ट, सीमेंट, क्लोरीन के जो डेरिवेटिव्स कंपनी बनाती है, इन सारे प्रोडक्ट्स की कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाह रही है, जिससे और अच्छे से अपने बिजनेस को एनहेंस कर सके। तो इस तरह देखें कुल मिला के तो हमने काफ़ी अच्छे से देख लिया, कंपनी की मार्केट पोजीशन काफ़ी अच्छी है, कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, और लगभग सारे ही प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन भी होल्ड करती है। तो इस तरह से बात करें तो प्रोडक्ट वाइज और बिजनेस वाइज बहुत ही ग्रेट कंपनी आज की डेट में ये है। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज करता हूं, जिससे हमें कंपनी में सारी डेटा नॉलेज मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जिसमें कंपनी को चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल का डेटा, तो 2018 में 10,000 करोड़ रुपए, 2019 में भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए, 2021 तक 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रहा है, और 2022 में बढ़ के 12,600 करोड़ के आसपास हो गया। तो कुल मिलाकर हम देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू वो काफ़ी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं है लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी कंपनी के रेवेन्यू में है। ऐसे हम चेक करें कंपनी का 5 साल का सेल्स ग्रोथ का CAGR, तो पिछले 5 साल में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 4% से इंक्रीज हुई है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कंपनी के सेल्स पे नहीं आया है, स्टेबल से कंपनी की रेवेन्यू है। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से 17%, 18% का काफ़ी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी अपना मेंटेन कर पा रही है। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को चेक करने से हमें यह पता लगता है कि कंपनी अच्छे से अपने रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसको मेंटेन कर रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट को मेंटेन कर रही है, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी रख पा रही है। इसीलिए कंपनी को इसके सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो यह नेट प्रॉफिट।
और यहाँ पे मैं देखूँ तो नेट प्रॉफिट कंपनी काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है। 2018 में 2700 करोड़ पे, फिर 1387, फिर 7000 करोड़ पे एकदम से हो गया 2020 के अंदर। इस 7000 करोड़ को मैंने चेक किया है तो 7200 करोड़ में से 6500 करोड़ पे जो है वो कंपनी की अदर इनकम आई थी उस साल के अंदर। एक्चुअल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 700 करोड़ के आसपास था। फिर 2021 में भी कम रहा 436 करोड़ पे। अब 2022 में क्योंकि वापस से सब मार्केट ठीक हुई है, बीच में 2 साल कोरोना की वजह से रहे, तो अब 1405 करोड़ पे काफ़ी अच्छा कंपनी का वापस से प्रॉफिट मार्जिन आ गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी का अच्छा मार्जिन है, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से कंपनी मेंटेन कर पा रही है। लेकिन यहाँ पे हम कंपनी के पिछले 5 साल की प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो 4% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो जैसे सेल्स का ग्रोथ था 4%, ऐसी कंपनी का सेम नेट प्रॉफिट का भी 4% का ग्रोथ आ रहा है पिछले 5 साल का। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। और फ्री कैश फ्लो जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये ऐसा कैश फ्लो है जो अब कंपनी को रिक्वायर्ड पैसा नहीं है, कंपनी अपने सारे खर्चे कर चुकी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद जो कंपनी को पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। और एक किसी भी कंपनी की जो फ्री कैश फ्लो है वही उसकी असली कमाई होती है, जिसको एक इन्वेस्टर या एक ओनर अपने घर लेके जा सकता है, क्योंकि अब बिजनेस को उस पैसे की जरूरत नहीं है। तो हमें कभी भी अगर किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करना है तो हमें फ्री कैश फ्लो हमेशा चेक करना चाहिए, और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी में हमें पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे इस कंपनी को देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन हर साल कंपनी में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, और ये काफ़ी अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी 25%, 27-28% का डिविडेंड पेमेंट करती है। बहुत ज़्यादा हाई डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को ये देती है। उसके हम बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और डेट बाय इक्विटी रेशो हम इसलिए चेक करते हैं कि हमें यह पता लग सके कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है अपने इक्विटी के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे देखें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो 0.33, मतलब कि 100 रुपये अगर कंपनी ने अपने लगाए हैं एज एन इक्विटी तो 33 रुपये का उसके अगेंस्ट कंपनी ने लोन भी लिया हुआ है। और अगर डेट बाय इक्विटी रेशो किसी भी कंपनी का हाई होता है, उसका क्या मतलब है कि कंपनी ने ज्यादा लोन लिया हुआ है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आएगा, साथ साथ जब वो पैसा वापस करना पड़ेगा तो बिजनेस में निकाल के देना पड़ेगा, तो तब भी कंपनी को प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हाई डेट वाली कंपनीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे इस कंपनी ने डेट तो लिया हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हमें अगला पैरामीटर चेक करना होता है, और वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज से हमें यह पता लगता है कि कंपनी जो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना गुना यानी कितना टाइम्स पैसा कंपनी में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कंपनी अच्छे से अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। और यहां पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज आ रहा है 9 टाइम्स, और 5 या 6 टाइम्स से ज्यादा अगर किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज होता है तो माना जाता है कि अच्छे से कंपनी अपने जो डेट है उसको हैंडल कर लेगी। इसका 9 टाइम आ रहा है तो काफी अच्छा साइन है, यानी कि 9 गुना या 9 साल तक का पैसा कंपनी में ऑलरेडी अवेलेबल है अपने इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो इक्विटी के थ्रू पैसा कंपनी ने अपने इन्वेस्टर से लिया है उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहां पे देखें तो लास्ट ईयर का रिटर्न आ रहा है कंपनी का 18%, लेकिन पिछले 5 साल का हम एवरेज देखें, सॉरी लास्ट ईयर का आ रहा है 8% का, और पिछले 5 साल का हम पैरामीटर देखें कंपनी का एवरेज आ रहा है 18% का। और आपको बता दें 15% या उससे ज्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफी अच्छी कंपनी माना जाता है। कंपनी जो इन्वेस्टर है उनके पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है। तो लास्ट ईयर का जरूर कम है, लेकिन पिछले 5 साल का एवरेज ठीक है 18% का। तो इस तरह से हम सारे पैरामीटर हमने कंपनी चेक किया, हमने देखा कंपनी का रेवेन्यू काफी स्टेबल है, प्रॉफिट भी स्टेबल है, और साथ साथ कंपनी काफी अच्छे से अपना फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी काफी अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है। और मे बी क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना वगैरह की प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा ठीक हो गया तो कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं, तो उसको देखते हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छे से अपना बिजनेस चलाएगी और उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में आएगी। लेकिन आज की बात करें तो उस हिसाब से भी बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल कंपनी आज के डेट में ये होल्ड करती है। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है और क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। जैसे हमने पहले डिस्कस की थी कि फ्री कैश फ्लो ही कंपनी का एक असली अर्निंग होता है। और यहां पर देखें पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो, तो 2020 में कंपनी पास था 581 करोड़ रुपए, 2021 में 795 करोड़ और 2022 में 368 करोड़ रुपीस। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 580 करोड़ रुपए।
और इस 580 करोड़ के हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है, फेयर वैल्यू आती है 29,000 करोड़ रुपए। यानी कि ऐसी कंपनी जो 580 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसकी वैल्यू होगी 29,000 करोड़ रुपए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी इसी रेट से जो अपना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती रहेगी, तो कंपनी की वैल्यू बनेगी 29,000 करोड़ रुपए। अब ये क्या है, ये पूरी कंपनी की वैल्यू है। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी, और कंपनी की फेयर वैल्यू आ रही है पर शेयर के हिसाब से 1140 रुपए। तो अगर हम 1140 रुपए पर शेयर के हिसाब से टाटा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है, जो हमने रिकॉर्ड चेक किए हैं, वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। फ्री कैश फ्लो भी अपने पुराना देखा है, क्योंकि फ्यूचर का तो अभी कुछ पता नहीं है। तो अपने जो फ्यूचर के रिस्क हैं उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू आई है उसके 50% कंपनी खरीदो, तो जो भी अगर कैलकुलेशन एरर हुई है या आने वाले जो रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो अभी हमने फेयर वैल्यू निकाली 1140 रुपए, उसका 50% या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 570 रुपए। तो अगर हम 570 रुपए पर शेयर के हिसाब से आज की डेट में टाटा केमिकल्स लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम काफी सस्ते दाम में कंपनी खरीदेंगे, और साथ साथ जो भी हमारा आने वाला रिस्क है उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कि बाई चांस अगर कंपनी का इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाई, इतना प्रॉफिट नहीं भी जनरेट कर पाई, तो भी हमने उसको 50% दाम पे खरीदा, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कि आज की डेट में कंपनी का क्या एक्चुअल शेयर प्राइस चल रहा है। तो आप बता दें, आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस है 948 रुपए। तो 948 का मतलब क्या हो गया, जो हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी 1140, उससे थोड़ा सा ही कम है। यानी कंपनी आज के डेट में ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है कंपनी। यानी कि जितना पैसा वो कमा रही है उसी हिसाब से उसका शेयर प्राइस चल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो हम तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ही इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और जब कंपनी का प्राइस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास आएगा तब हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस हमने कंपनी का चेक कर लिया, फाइनेंशियल हमने कंपनी चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, सिर्फ प्राइस का थोड़ा सा अगर करेक्शन और अच्छे से आ जाएगा तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब बात आती है कब आएगा, तो वो हमें नहीं पता कब आएगा, जब भी आएगा लेकिन हम तब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर नहीं भी आ पाता है या ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो और बहुत सारी कंपनी अवेलेबल हैं जो हमें फेयर वैल्यू से कम प्राइस पे अंडर वैल्यूएशन में मिलती हैं। हम उन वैल्यूएशन को चेक कर सकते हैं, उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के बाद जो कंपनी हमारी है उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।